यस। सो द फर्स्ट पार्टिसिपेंट बिजन कुमार सर आए हैं क्या वापस? उनका आवाज नहीं आ रहा था। बिजन कुमार इज नॉट देयर स्टिल। चलिए नेक्स्ट है मनीषा मैडम। मैम। रेडी है सर? है क्या? यस आप मैम। कहाँ गए थे जी? आप शेयर करेंगे अपने तरफ से कि मैं शेयर करूं? हाँ मैम, ट्राई करते मैं लैपटॉप से कनेक्ट होता हूँ मैम। फिर करता हूँ। सर मैं मेरे तरफ से शेयर करती हूँ, आप प्रेजेंट करिए। ठीक है। ओके। हम्म। Yes. सर दिख रहा है पीपीटी? नहीं मैडम, नहीं दिख रहा है। इज इट विजिबल नाउ? यस मैम, हम्म। अभी दिख रहा है। यस। प्लीज स्टिक टू द टाइम ऑफ 10 मिनट्स ऑल द पार्टिसिपेंट्स। ध्यान रखिए 10 मिनट में आपको सेमिनार कंप्लीट करना है। सो ऑल द बेस्ट एंड यू कैन स्टार्ट सर। मैं शुरू नहीं माना। एक मिनट। तुमचा आवाज पण ब्रेक होतोय सर। मैम, नेटवर्क इशू है यहाँ पे वो। तो क्या करेंगे फिर? कैसे प्रेजेंट करेंगे आप? आप देखिए, आप अपना नेटवर्क इशू सॉल्व कर लीजिए इफ पॉसिबल। नहीं तो फिर हम नेक्स्ट पार्टिसिपेंट का पहले ले लेते हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको शील सर? एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मनीषा मैडम। यस मैम। हाँ। आई होप तुम्हाला पीपीटी दिसता है। हो, माझा हाँ। आवाज येतोय मॅडम? हो इट्स क्लियर, यू कैन स्टार्ट। थँक यू मॅडम. हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर मनीषा रंजित पांडे, असिस्टंट प्रोफेसर इन डॉक्टर विठ्ठलराव खोब्रागडे बीएड कॉलेज, नागपुर. आज का मेरा टॉपिक है एक्शन रिसर्च एंड रिपोर्ट राइटिंग. तो सबसे पहले हम देखेंगे मैडम चेंज, व्हाट इज एक्शन रिसर्च. एक्शन रिसर्च क्या है? एक्शन रिसर्च का मतलब है कृति संशोधन. इसका मतलब यह है कि ये जो रिसर्च जो है, मैडम वही पहले वाली स्लाइड रहने दीजिए. एक्शन रिसर्च का मतलब है कृति संशोधन. इसका ये जो एक्शन रिसर्च है ये स्कूल लेवल पर किया जाता है. जैसे कि स्कूल में बच्चों को सब्जेक्ट वाइज बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं. उन प्रॉब्लम्स को टीचर, क्लास टीचर रहे या कोई भी टीचर रहे, अपने लेवल पर सॉल्यूशन निकालती है, कुछ उपाय करती है और उसको वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करती है. और इस प्रॉब्लम के द्वारा जो बच्चों में प्रोग्रेस रुक जाता है, जो भी प्रॉब्लम आते हैं, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं तो बच्चों का प्रोग्रेस अच्छे से होता है, उनके मार्क्स बढ़ते हैं और एक कॉन्फिडेंस बच्चों में आता है. जैसे वाजपेयी मैडम ने एक एग्जाम्पल दिया था कि बच्चों में अगर मैथ्स का प्रॉब्लम है, जैसे 3 - 0 इज इक्वल टू, वो बच्चा 0 लिखता था. तो इस प्रकार से छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो आते हैं स्कूल लेवल पे, उसे हमें एक्शन रिसर्च में सॉल्व करने हैं. टीचर अपने लेवल पर ही सॉल्व करती है. जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताती हूँ. सब्जेक्ट्स वाइज बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे आते हैं. जैसे कि साइंस अगर सब्जेक्ट है तो साइंस में केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन का प्रॉब्लम आता है, ये भी हम एक समस्या इसमें ले सकते हैं. बायोलॉजी विषय है तो बायोलॉजी में भी डायग्राम निकालने में प्रॉब्लम्स आती है. उसके बाद लैंग्वेज है, मराठी है तो मराठी में ह्रस्व दीर्घ की जो गलतियां बच्चे करते हैं, व्याकरण की जो गलतियां करते हैं. उसके बाद यही प्रॉब्लम आता है हिंदी लैंग्वेज में. इंग्लिश में आता है रीडिंग की प्रॉब्लम आती है, प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम आती है.
उसके बाद हिस्ट्री अगर सब्जेक्ट लिया जाए तो बच्चों को ईस्वी सन याद नहीं रहते हैं, ईस्वी सन की प्रॉब्लम आती है, या ऐतिहासिक जो घटनाएं होती है उसके बारे में बच्चे बता नहीं पाते हैं, वो ऐतिहासिक घटनाएं ध्यान में नहीं रहती है। ज्योग्राफी अगर हम लेते हैं तो ज्योग्राफी में जो मैप रीडिंग है, तो मैप रीडिंग की समस्या आती है कि उनको रीडिंग करना नहीं आता है। और मैथ्स में तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बहुत से बच्चों को तो मैथ्स में इंटरेस्ट ही नहीं रहता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा और जनरल प्रॉब्लम भी है छोटी छोटी, जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि स्कूल में रोज लेट आते हैं, ये भी एक समस्या हो सकती है। या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि क्लास में मैक्सिमम टाइम सोते ही रहते हैं, ये भी एक समस्या होती है। तो ऐसे जो भी समस्या है, छोटी छोटी समस्या है, ये समस्याएं टीचर अपने लेवल पे सॉल्व करती है। इसके लिए कुछ एक्टिविटीज करती है, उसके ऊपर कुछ उपाय करती है, या अपनी मेथड्स, टीचिंग मेथड्स को चेंज करती है, या कुछ एक्टिविटीज लेती है, या टीचिंग एड्स का यूज करती है, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करती है। जहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है वहां पे ये रिसर्च हमारा स्टॉप हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारा पर्पज ये रहता है कि जो प्रॉब्लम्स एट प्रेजेंट है उसको सॉल्व करना। बस एट इज इतना ही इसमें रहता है एक्शन रिसर्च में। अभी हम इसके बाद डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन से आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट मैडम कि एक्शन रिसर्च एक्चुअली में है क्या। पहली डेफिनेशन है, एक्शन रिसर्च इज फोकस ऑन द इमीडिएट एप्लीकेशन, नॉट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ theory. It has placed its emphasis on a real problem here and now in a local setting. दूसरी डेफिनेशन है, एक्शन रिसर्च इज अ रिसर्च यूज बाय टीचर्स, सुपरवाइजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर डिसीजन एंड एक्शन। ये दोनों डेफिनेशन से आपको पता चल गया होगा कि एक्शन रिसर्च क्या है, इसको प्राइमरी लेवल पे ही सॉल्व किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे रिपोर्ट राइटिंग नेक्स्ट। ये जो एक्शन रिसर्च किया जाता है इसका रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखते हैं, ये इसके बाद मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। ये रिपोर्ट राइटिंग के नेक्स्ट, रिपोर्ट राइटिंग जो है ये 5 चैप्टर में की जाती है। इसका पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन का। हमने जो भी प्रॉब्लम लिया है सबसे पहले उस प्रॉब्लम के बारे में यहाँ पे डिटेल में जानकारी देनी होती है, जैसे कि नीड क्या है उस प्रॉब्लम की, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। उसके बाद वो प्रॉब्लम का पूरा जो स्टेटमेंट किया है कि कौन से स्कूल के बच्चे लिए है, कौन से क्लास के बच्चे लिए, क्या प्रॉब्लम है और कौन से उपाय हम करने वाले हैं, ये सब एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम में आ जाएगा। फिर उसमें जो भी डेफिनेशंस आएंगी वो यहाँ पे पूरी देनी है। फिर सबसे मैंने इसमें ऑब्जेक्टिव्स, जो उद्देश्य या उद्देश्य जो हमने डिसाइड किए हैं, वो उद्देश्य यहाँ पे आपको लिखने हैं। उसके बाद हाइपोथेसिस आएगा, फिर आएंगे वेरिएबल्स, फिर आएगा स्कोप और डिलिमिटेशंस। डिलिमिटेशंस यानी कि इसकी क्या लिमिटेशन है, जैसे कि एक प्रॉपर एक ही स्कूल अपने लिए उस स्कूल के 9th क्लास के ही बच्चे लिए हैं, या जैसे मैंने ज्योग्राफी में आपको बताया है कि मैप रीडिंग की प्रॉब्लम है तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए ही ये लिमिटेड है। इस प्रकार से इंट्रोडक्शन में उस टॉपिक के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको देनी है। ये हो गया पहला चैप्टर अपना इंट्रोडक्शन का। फिर आता है सेकेंड चैप्टर, रिव्यूज ऑफ रिलेटेड रिसर्चेस। ये चैप्टर इसलिए जरूरी है कि यहाँ पे बाकी लोगों ने अगर अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई रिसर्च किए हैं तो वो रिसर्च हम यहाँ पे टैली करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, ताकि हमको पता चल जाता है कि ऐसे अगर कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो उन बाकी लोगों ने इसके ऊपर कौन से उपाय किए हैं और वो प्रॉब्लम कहाँ तक सॉल्व हुई है। ये सब समझने के लिए ये रिव्यू ऑफ रिलेटेड रिसर्चेस बहुत जरूरी है। इसलिए ये जितने भी उससे रिलेटेड जो रिसर्चर्स है, रिसर्च है, वो यहाँ पे आपको लिखने हैं, ताकि हमें हमारी रिसर्च करते वक्त इसकी हेल्प हो सके। उसके बाद है नेक्स्ट, थर्ड चैप्टर है रिसर्च मेथडोलॉजी। यानी हमने ये टॉपिक या जो प्रॉब्लम लिया है उसको सॉल्व करने के लिए कौन से मेथड का हमने यूज किया है। यहाँ पे मेन 3 मेथड दिए हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, सर्वे रिसर्च मेथड और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड। जनरली एक्शन रिसर्च में सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड का यूज होता है, उसके बाद सर्वे मेथड का यूज होता है। जैसे कि जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम के हिसाब से हमें यहाँ पे मेथड चूज करनी है। उसके बाद टूल्स है, टूल्स ने हमने यहाँ पे क्वेश्चनर ली है कि कोई एक्टिविटीज ली है, या जो भी हमने यहाँ पे एक्टिविटीज ली है उसके बारे में ये टूल्स में आपको लिखना है कि आपने टीचिंग एड का उपयोग किया है, या कुछ सेमिनार्स लिए हैं, या पेरेंट्स मीटिंग लिए, या स्कूल
होम विजिट दे रहे हो आप या इंटरव्यू ले रहे हो, इस हिसाब से कौन से टूल आप यूज कर रहे हो जिससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद है पॉपुलेशन और सैंपल। पॉपुलेशन के बारे में आपको बताती हूँ कि अगर हमने ज्योग्राफी का जो समस्या ली है कि मैप रीडिंग की, ये अगर 9th स्टैंडर्ड की समस्या है तो उस स्कूल में जितने भी 9th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं वो हो गई आपकी पूरी पॉपुलेशन। और उसमें से जिनको मैप रीडिंग की समस्या है ऐसे जो बच्चे हम सिलेक्ट करते हैं वो हो गया आपका सैंपल। तो जो हम बच्चे सिलेक्ट करते हैं प्रॉब्लम वाले, वो जो सैंपल है, सैंपल के ऊपर ही हमें ये रिसर्च करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट है चौथा चैप्टर है यहाँ पे, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब ये है कि जो भी हमने अभी तक के क्वेश्चनर दी है या इंटरव्यू लिया है उसमें से जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया है उसको हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, उसका विश्लेषण हमें देना है कि हमने जो प्रॉब्लम लिया है उसके ऊपर जो भी हमने उपाय किए हैं उस उपायों के द्वारा वो प्रॉब्लम कहाँ तक सॉल्व हुई है, कितने परसेंट उसमें हमें सॉल्व हुई है और कितने परसेंट हमको उसमें कामयाबी मिली है। वो हम ग्राफ के द्वारा बता सकते हैं या कोई चार्ट के द्वारा भी बता सकते हैं या कोई स्टैटिस्टिकली इसमें आप एनालिसिस कर सकते हो। ये चैप्टर बहुत जरूरी है, इससे हमें पता चलेगा कि वो प्रॉब्लम हमारी कहाँ तक के और कितने परसेंट सॉल्व हुई है। उसके बाद है फिफ्थ चैप्टर है कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। ये आखिरी का चैप्टर है कि जो आपने ऑब्जेक्टिव्स लिए हैं उस वो ऑब्जेक्टिव आपने जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज लिए उसके द्वारा कितने प्रूफ हुए हैं। अब जो प्रॉब्लम आपने लिया है वो प्रॉब्लम कितने परसेंट सॉल्व हुआ है उसके बारे में आपको यहाँ निष्कर्ष देना है। और आगे में अगर इसके ऊपर अगर रिसर्च करना है तो आगे वाले स्टूडेंट के लिए आपको कुछ जानकारी भी यहाँ पे देनी है, रिकमेंडेशन भी देना है कि आपने अभी इसमें ये रिसर्च करना जरूरी है ताकि ये प्रॉब्लम और क्रिएट ना हो सके, ये प्रॉब्लम यहाँ पर ही खत्म हो सके। इसके बाद है बिब्लियोग्राफी। इसमें हम जितने भी बुक्स या जो भी आर्टिकल हम रेफर करते हैं, मैडम नेक्स्ट, जो भी आर्टिकल हम रेफर करते हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। जितने भी बुक्स के हमने यूज किया है या पेपर की न्यूज है या ऑनलाइन हमने कुछ आर्टिकल लिए हैं या ऑनलाइन कुछ हमने एक्टिविटीज ली है तो ऑनलाइन की जो साइट होती है वो भी हमें यहाँ पे लिखनी है, वो बुक्स के नाम भी यहाँ लिखने हैं। इसको कहते हैं बिब्लियोग्राफी। तो इस प्रकार से ये जो हमारा पूरा एक्शन रिसर्च का जो प्रपोजल है ये पूरा तैयार हो जाता है। ये जो प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पे तैयार हो जाता है, तो इस प्रकार से अगर एक्शन रिसर्च से हम छोटी छोटी समस्याएं बच्चों की अगर सॉल्व करते हैं तो बच्चे अच्छे से प्रोग्रेस कर पाएंगे, बच्चों के साथ ही स्कूल का भी प्रोग्रेस होगा और बच्चे अच्छे मार्क्स लेके पास भी हो सकते हैं। थैंक यू। थँक यू मनीषा मॅडम. गुड. छान सांगितलं. थँक यू. यस. नेक्स्ट है विजन कुमार सर का मैसेज था कि उन्होंने दूसरे डिवाइस से ज्वाइन किया है. एक मिनट, लेट मी चेक. नहीं दिख रहा वो तो. चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. डॉक्टर लता खापरे मैडम. डॉक्टर लता खापरे. Yes, madam. Yes, madam. हाँ. Yes, madam. येस, एक मिनिट मला पीपीटी शेअर करू द्या. नाही करत. येस मॅडम. दिसतंय का? हा. स्क्रीन दिसते? नाही दिसत आहे madam. नाही दिसत आहे. एक मिनिट. आता बघाल एकदा. हो, दिसत आहे मॅडम. हां, ठीक आहे मॅडम, सुरू करा. धन्यवाद मॅडम.
आजच्या या आभासी उद्बोधन सत्राचे व फॅकल्टी इंडक्शन प्रोग्रामचे समन्वयक डॉक्टर प्रीती धार्मिक मॅडम व आभासी पद्धतीने सहभागी असलेल्या सर्व प्राध्यापक वृंदांना अभिवादन करते. आज माझा सादरीकरणाचा विषय आहे भूमी कादंबरी आशय विश्व. मी डॉक्टर लता खापरे. नेक्स्ट. माझ्या कादंबरीच्या भूमी या कादंबरीच्या लेखिका आहे आशा अरविंद बगे. कथा या प्रकाराकडून कादंबरी वाङ्मय प्रकाराकडे वळलेल्या आशा बगे यांची भूमी ही कादंबरी सूक्ष्म अनुभवांना चिमटीत पकडून त्या अनुभवांचं अथांगपण उत्कटपणे मांडणारी त्यातली प्रत्येक व्यथा आधुनिक काळाच्या आजच्या बदलत्या संक्रमणाच्या संदर्भात मानवी जीवनावरचा नात्यावरचा आपला विश्वास अभंगच ठेवते. विविध कथांती अनुभवांची रूप कुटुंबाच्या चौकटीतली असूनही प्रत्येक कथा कालापलीकडील कथा ठरते. हे आशा बगे यांचे वैशिष्ट्य आहे. भूमी या कादंबरी 2006च्या साहित्य अकादमी पुरस्कारांनी पुरस्कृत अशी कादंबरी आहे. कादंबरीकार म्हणून आशा बगे मराठी साहित्य क्षेत्रात अनेक वर्ष स्वतःचा ठसा उमटवणाऱ्या अनेक स्त्रीवादी लेखिकांमधील एक ठळक नाव. त्यांच्या झुंबर, त्रिदल, सेतू अशा अविस्मरणीय कादंबऱ्यानंतरची त्यांची भूमी ही कादंबरी एकीकडे पारंपरिकतेची नाळ न तोडताही आधुनिक जीवन विचारसरणीला सामोरे जाता येते हे जाणवून देणारं आशा बगे यांचं लेखन. अनेक जीवन पातळ्यावरून विस्कळत जाणारी मानवी भावबंधाची उत्कट जिवंत स्पंदने हा आशा बगे यांच्या लेखनाचा विशेष. अशा वैशिष्ट्यांनी साकारलेली भूमी कादंबरी वाचकांना अंतर्मुख करते. भूमी कादंबरी 2004च्या त्सुनामीमध्ये सापडलेल्या नेक्स्ट भूमी कादंबरी 2004च्या त्सुनामीमध्ये सापडलेल्या तामिळनाडूतील कडलूर या गावातील एका मुलीची कहाणी आहे. वडिलांच्या मृत्यूनंतर तामिळी ख्रिश्चन आईच्या संस्कारात वाढलेली समुद्र किनारी वसलेल्या लहानशा गावातील ही मैथिली आईच्या मृत्यूनंतर मुंबईत आत्याकडे येते आणि तेथूनच अनेक वळणे तिच्या आयुष्यामध्ये येते. या आयुष्यातल्या प्रत्येक अनुभव तिला तिच्यातील अंतस्थ स्वस्वरूपाची जाणीव करून देते. स्वभाव चित्रणामधूनच कादंबरीचे कथानक उलगडत जाते. कारण कादंबरी फार विस्तृत असते त्यामुळे थोड्या स्वभाव चित्रणामधून मी हे कादंबरीचं विश्लेषण करीत आहे. स्वभाव चित्रण. नेक्स्ट. कादंबरीतील व्यक्तिरेखा. मैथिली ही भूमी कादंबरीमधील प्रमुख व्यक्तिरेखा आणि कादंबरीची नायिका. तिची आई तामिळी ख्रिश्चन व वडील हिंदू डॉक्टर. वडिलांच्या मृत्यूनंतर आई ही लवकरच तिला सोडून जाते. त्यामुळे पोरकी झालेली मैथिली कडलूर या छोट्या खेड्यामधून मुंबईला आत्याकडे येते. आत्याकडे राहत असताना बदलत्या परिस्थितीमुळे समंजस आणि सहनशील होऊन अनेक समस्यांना सामोरे जाण्याचं सामर्थ्य निर्माण होते. त्यामुळे तिची जीवनाकडे पाहण्याची दृष्टी बनलेली आहे. मिलिंद हा मैथिलीचा मित्र आणि प्रियकर. उच्च शिक्षित परंतु जुन्या विचारांचा संधी साधू प्रवृत्तीचा होता. मैथिली मिलिंद दोघांचेही एकमेकावर प्रेम होते. परंतु हिंदू ख्रिश्चन असलेल्या मैथिलीसोबत लग्नास नकार तो देतो. घरातील लोकांपुढे तो मैथिलीच्या मनाचाही विचार करीत नाही. मैथिलीच्या लहानपणी सुद्धा मॅथ्यूज टीचर सारखे हे तिच्या आईला आधार न देता निघून जाते. असे दोन व्यक्ती या दोन घटनांमधून समाजामध्ये मॅथ्यूज आणि मिलिंद सारखे लोक निराश्रित तरुण स्त्रियांना आपल्या जाळ्यात फसवतात, त्याचा उपभोग म्हणून वापर करतात आणि जबाबदारी स्वीकारण्याची वेळ आली ती मागचा पुढचा विचार न करता ते त्यांना वाऱ्यावर सोडून जातात. तर तिसरे पात्र आहे शंतनू. शंतनू शांत संयमी स्वभावाचा कादंबरीतील दुसरी प्रमुख व्यक्तिरेखा म्हणून येते. मानसिक दृष्ट्या दुबळा आहे. कंपनीत काम करतो. मैथिली शंतनूचे लग्न होते, तेही एक कॉम्प्रोमाइज म्हणूनच होत असते. अंशुमन
शंतनू आणि मैथिलीचा मुलगा अंशुमन. बदलत्या परिस्थितीतील अंशुमनवर वारंवार भावनिक मानसिक ताणतणावावर तो वाढत असतो. त्यामुळे तो हट्टी आणि संयमी बनतो. या पात्रासोबतच आणखी अनेक पात्रे हे कादंबरीतील कथानकासोबतच एक राहतील. या भूमी कादंबरीमधून प्रत्येक पात्राचे स्वतंत्र अस्तित्व प्रकट होते. मैथिलीने मॅम थोडं शॉर्ट आपल्या मध्ये सांगा ना, कारण की वेळ शॉर्ट मध्ये झालाय. काय मॅडम, शॉर्ट. येस येस. 10 मिनिटात होऊन जाईल मॉरल. मॅडम. येस, मॉरल काय आहे या हा कादंबरीतलं 10 मिनिटातच वाचण्यात होईल आपला? मॅडम. येस. मैथिलीने आपल्या आयुष्यात अनेक दुःखे भोगले होते. त्यामुळे तिच्यात स्वतःला समजून घेण्याची एक समज होती. ती स्वतःच स्वतःला समजावीत होती. म्हणून आपल्या जोडीदारानेही आपल्याप्रमाणे समविचारी असले पाहिजे असे तिला वाटते. परंतु शंतनूची स्वतःकडे पाहण्याची हुंकस दृष्टी त्यामुळे हताश झालेली मैथिली कादंबरीत दिसते. म्हणून तिच्यातील आत्मविश्वास ढळत चाललेला दिसतो. मात्र तरीही ती माघार घेत नाही. आयुष्याच्या शेवटी शेवटी नियतीला शरण जायचे नाही, तर नियतीवर कुरघोडी करून उरलेले आयुष्य आपल्यानुसार जगायचे असे ती ठरवते. एका हट्टी अनाथ मुलीचं एका बुद्धिवान समंजस आणि आत्मसामर्थ्याच्या बळावर आयुष्याला समजून घेणाऱ्याच्या एका एका प्रगल्भ स्त्रीमध्ये रूपांतर होते. स्वतःमधल्या सर्जन शक्तीनं स्वतःला उजळत नेणाऱ्या या मैथिलीच्या भूमीचे पाझर म्हणजेच तिच्यातील स्वतःचे ही हुंकार ठरते. मैथिलीची कौटुंबिक प्रतिमा जरी एक मुलगी, बायको आणि एक आई म्हणून तिच्याकरिता आणि इतरांकरता असमाधानाची होती, परंतु एक विद्यार्थी, एक प्राध्यापक, संशोधक आणि लेखिका म्हणून निश्चितच समाजात प्रभावी स्थान मिळवणारी होती. मैथिलीच्या बाबतीत 2 विचार ठळकपणे मांडता येते. बुद्धिवादी व्यक्ती भौतिक क्षेत्रात आपले स्थान निर्माण करण्याच्या भरात, स्वतःचे अस्तित्व प्रभावशाली बनविण्याच्या भरात कुटुंबापासून खूपच दूर निघून जातात. मग हे स्थान निर्माण झाल्यावर, स्वतः प्रभावशाली बनल्यावर त्यांना कौटुंबिक धैर्य आणि नात्याच्या जबाबदारीची जाणीव व्हायला लागते. पण त्या गोष्टीला बराच उशीर झालेला असतो. यामधून हा मॉरल निघतो की एका बाजूला बौद्धिक भूमिका आणि दुसऱ्या बाजूला स्त्री म्हणून वाटणारी भावनिक गरज, या दोन्ही घटकामुळे मैथिली या सर्वच आधुनिक गोंधळलेल्या महिलांचे प्रतिनिधित्व करते, ज्यांना कुटुंब आणि करिअर यातला सुवर्ण मध्य साधण्यासाठी ओढाताण करावी लागते. आयुष्य ही युद्धभूमी आहे आणि या युद्धभूमीवर खऱ्या खोट्यांचे मिळून मिश्रण असणाऱ्या व्यक्तीशी आपल्याला लढा द्यायचा असतो. या लढ्यातील विजय असो किंवा पराजय आपल्यावरती परिणाम करतात. खरे तर या लढ्यापासून अलिप्तही राहता येत नाही, पण क्षणिक विजयाचे पंख न फुटता आणि क्षणिक पराभवाने धारातीर्थी न पडता जमिनीवर घट्ट पाय रोवून आपला विकास साधत तत्वाचा अंश असलेली अशी ही कादंबरीची नायिका मैथिली या भूमीमध्ये तिच्या बालपणापासून ते मध्यपर्यंतचा प्रवास उलगडून दाखवते. आशा बघे यांनी दाखविलेले आहे. धन्यवाद मॅडम. थँक्यू मॅडम. तुम्ही कमी वेळात पूर्ण कादंबरीचा सार सांगितला. थँक्यू सो मच. चला नेक्स्ट आहे. एक मिनिट. हेलो मैम। हाँ सर, आवाज येतोय आता? मैं हाँ मैम, क्लियर है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, हेलो। आपकी आवाज भी आ रही है. यस. ओके। शेयर करूँ आप मैं? शेयर. हाँ, मैं आपको प्रेजेंटर बना रही हूँ. हाँ, शेयर करिए सर. स्क्रीन विजिबल है मैम? हाँ हाँ, विजिबल है. स्लाइड शो करिए एंड स्टार्ट. Good afternoon, everybody. My name is Dr. Vijen Kumar Balram Singh.
and I am going to present my slides on biodiversity conservation by tribal community. Okay. Now question is arrived that what is biodiversity? वैसे तो आप सभी जानते हैं, but repeat करते हैं. Biodiversity comes from two words, bio meaning life and diversity meaning variability. Biodiversity is the variety of all living things, the different plants, animals, and microbes, the genetic information they contain, and the ecosystem they form. अब ये भी सवाल उठता है कि why should we conserve biodiversity? तो यहाँ पे मैंने इसका आंसर दिया है. Biodiversity is essential for human health. Biodiversity is good for the economy, and it is a fundamental component of human culture. Biodiversity is a vital part of the solution to climate change, and we rely on healthy ecosystem to survive. इसके अलावा भी और बहुत से रीजन हैं जिससे हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना चाहिए. अब और एक सवाल कि हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी. उसका सबसे अच्छा तरीका है, द बेस्ट वे टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी is to save habitats and ecosystems rather than trying to save a single species. जैसे अगर हमें किसी टाइगर को बचाना है तो सिर्फ उस टाइगर को बचाने के बजाय उसका जो हैबिटेट है, जो जंगल है, उसे हमें बचाना चाहिए. Many high profile conservation campaigns focus on rescuing a single endangered species from extinction, such as blue whale, tiger, rhinoceros, giant panda, etc. But no organisms, however, exist in isolation. If a species is at risk, then the habitat in which it lives is probably under threat too. अब अपने मुख्य बिंदु पे आते हैं कि बायोडाइवर्सिटी एंड ट्राइबल कम्युनिटीज, इनका कोई रिलेशन है भी या नहीं. देखते हैं. रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड शिफ्टिंग कल्चर एग्रीकल्चर लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स followed by species extinction. Most of the efforts to conserve biodiversity were just started in the beginning of 18th century. यानी काफ़ी कुछ तबाह करने के बाद फिर इंसानों ने ये रियलाइज़ किया कि अब हमें बायोडाइवर्सिटी बचाना चाहिए. बट द इंडिजिनियस पीपल, दैट इज ट्राइबल कम्युनिटीज across the world have been preserving much of world's biodiversity since the beginning of the humanity. और ये जान के आपको हैरानी होगी, out of the total forest biodiversity remains today, about 80% belongs to indigenous people's territories. Research suggests that the carbon emitted by the land managed by indigenous communities are about 73% lesser than rest of the groups. Out of total world's population, tribal communities share 5% and their territories hold about 22% of total land area of the earth. And surprisingly, world's 80% of biodiversity is found within their territories. More than 65% of world's forests are managed by tribal communities and local communities. The combined effect of their traditions, culture, knowledge, thought process, and the way they relate themselves with nature made sustainable use of natural resources and shows how to live in harmony with nature. Indigenous people consider man as a part of nature and not the boss of the nature. That is why they believe to share the natural resources with other cultures. While doing so, they protect natural resources like river, forest, etc. In this way, they help to combat climate change. By preserving biodiversity, they conserve the genetic pool for various plants and animal species present in various ecosystems like forests, lakes, rivers, etc. Therefore, facilitate food security and nutrition for mankind. Their knowledge and expertise can lead us to achieve our sustainable development goals, particularly goals related to environment and biodiversity. ये मैंने एक लिस्ट दिया है जो अलग अलग कंट्रीज में वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटीज को किस नाम से पुकारा जाता है. एक टेबल बनाया मैंने. यहाँ आप देख सकते हैं अपने इंडिया में स्टेट वाइज जो ट्राइबल कम्युनिटीज है वो कौन से हैं. इस तरह से. अब अपने स्टेट महाराष्ट्र का भी थोड़ा स्टेटस देख लेते हैं. देयर आर about 46 scheduled tribes inhabiting the state, and their population is largely concentrated in the eastern districts of Chandrapur, Gadchiroli, Bhandara, Gondia, Nagpur, Amravati, and Yavatmal, that is Gondwana region, and in the western hilly districts of Dhule, Nandurbar, Jalgaon, Nasik, and Thane, that is Sayadri region. The tribes including Madia Gonds of Gadchiroli district, Katkaris of Thane and Raigad district, and the Kolams of Yavatmal district
आर नोटिफाइड एज प्रीमिटिव ट्राइब्स, मतलब आदिम जनजाति, बाय द इंडियन गवर्नमेंट। द ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, अब ये भी एक अच्छी बात है कि द ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र शेयर्स अबाउट 60% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट कवर इन द स्टेट। Among tribal districts, Chandrapur and Gadchiroli together shares about 46% of forest cover. जितने भी 12 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स है वो तो 60% शेयर करते ही है फॉरेस्ट का, उसमें से भी 46% जो है वो सिर्फ चंद्रपुर और गढ़चिरौली में है। दिस इटसेल्फ टेल्स द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट कवर इन चंद्रपुर एंड गढ़चिरौली। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसमें आप देख सकते हैं जो ब्लू लाइन से वो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है हर डिस्ट्रिक्ट का, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट का, और ऑरेंज कलर की जो लाइन है वो उनका फॉरेस्ट कवर है। तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं गढ़चिरौली का सबसे हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर और सेकंड नंबर आता है चंद्रपुर का। अब देखते हैं वेरियस मीन्स ऑफ कंजर्वेशन बाय ट्राइबल कम्युनिटीज। ट्राइबल कम्युनिटीज किस तरह से फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करते हैं या बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने लिख दिया है, रिलीजियस बिलीव्स। शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड लोकल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया बिलीव दैट मेडिसिनल ग्रुप्स and plants are sacred. They believe that various plant species are related to particular deity. These ages, such sacred groups or patches of forest land have been protected by tribal and local communities in India. ये कुछ एग्जाम्पल दिया हूँ, जैसे कौन से पेड़ किस किस देवता से संबंधित है, ऐसे आदिवासियों का ट्राइबल कम्युनिटीज का मानना है। और एक मीन्स जिसके थ्रू ट्राइबल्स बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करते हैं, traditional agriculture and practices and plant utilization. Indian tribals have invaluable knowledge of traditional agriculture. Various tribal communities have been cultivating the variety of traditional cultivars such as rice, pulses, millets, maize, and vegetable, etc. by truly sustainable manner. Their way of life fitting to local environment, rain dependence irrigation system, and local habits leads to conserve and cultivate traditional species of crops. इस तरह से जो ट्राइबल कम्युनिटी से कई सारे स्पीशीज एग्रीकल्चर के माध्यम से वो बचाते हैं, जैसे पैस्मालम बाइकुलाटम, इथुनाकुला कोलोना, पैनिकम बिलियासिया, सेटेरिया इटालिका, एक्सेट्रा। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन आप लोगों ने सुना होगा, जूम, एक जूम कल्टीवेशन होता है जो कई सारे स्टेट्स में इंडिया में होता है। इसके माध्यम से भी जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो काफ़ी सारे स्पीशीज को बचाते हैं। The traditional method of storing seeds help the tribal communities to save them over many generations. The utilization of some plant species for single purpose like महुआ, गुलर, पालई, आमला, नरेला, चंबारा, कुहीर, कुसुम, ये सब जो है helps to be conserved by tribals. अब और एक मीन्स है जो कंजर्व करती है, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड स्पीशीज फॉर एडिबल पर्पस। एडिबल पर्पस के लिए भी काफ़ी सारे स्पीशीज जो है ट्राइबल कम्युनिटीज यूज़ करती है, जैसे बेल, रतालू, सूरन, ऐसे बहुत सारे हैं जिसके थ्रू भी कंजर्वेशन होता है। अबाउट 220 प्लांट स्पीशीज आर यूज एज ग्रीन्स। एग्जाम्पल है प्रोटोलेका पोलाराचिया, Xenophodium album, Amaranthus spinosus, etc. Various species are used for their buds and flowers such as Buonia species, Alpinia, galangal, Maduca longifolia, Papyrus spinosa, Rhododendron arboretum, etc. अब मैंने एक एग्जाम्पल ऐड किया है इसमें, एक पाजगांव विलेज का, चंद्रपुर का। वो लोग किस तरह से ट्राइबल कम्युनिटीज का जो एग्जाम्पल है वो दिखाते हैं, देखते हैं। ये विलेज है चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में, इनको कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट मिला हुआ है जो कि CFR के अंडर है। कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट, scheduled tribes, right obtained by the scheduled tribes and other traditional forest dwellers to use, manage and conserve forest resources and to legally hold forest lands that they have been deciding on the cultivating from generations. वो करते क्या है? All the decisions regarding conservation, management and sustainable utilization of forest resources are taken by the Gram Sabha. For transparent and inclusive decision, the Gram Sabha does not believe to have permanent president or secretary. Men and women alternately get a chance to be president. यानी उनका ग्राम सभा जो है वो सबको मौका देती है काम करने का, किसी का एकाधिकार नहीं है वहाँ पे। और जो सोसाइटी का अंडर प्रिविलेज सेक्शन है उनको भी वो पूरा मौका देती है। उसके बाद
ये कुछ सेल्फ मेड रूल्स है उनके, जिससे उनका जंगल बचा हुआ रहता है। क्या करते हैं वो एक जंगल गश्त फॉर्म करते हैं, जो रोज उनकी विजिट रहती है जंगल में। और अगर कोई भी संदेहास्पद एक्टिविटी दिखी तो वो तुरंत रिपोर्ट करते हैं। इसके बाद अगर जंगल में कहीं आग लगी है तो उसको बुझाने की कोशिश करते हैं। अगर उनसे नहीं हुआ तो पूरे गांव को इन्फॉर्म करते हैं वो लोग। उनका एक यूनिक सिस्टम भी है फायर एक्सटिंग्विश करने का। वो वो अपने गांव में बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर मेंटेन करते हैं, जिसमें अगर कोई नई स्पीशीज दिखी तो उसको उस रजिस्टर में नोट करते हैं। आउटसाइडर्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन द फॉरेस्ट एरिया विदाउट द परमिशन ऑफ ग्राम सभा। बाहर वालों को तो आने देते ही नहीं, और गांव वालों को भी अगर जंगल जाना होता है तो उन्हें भी कारण बताकर रजिस्टर में एंट्री करके फिर जाना होता है। तो कंक्लूजन क्या है? मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बाय ट्राइबल कम्युनिटीज मार्क अ ग्रेट इम्पैक्ट on the biodiversity status of their territories. The traditions, culture knowledge, and thought process of tribal communities has made sustainable use of natural resources and shows how to live in harmony with nature. Tribal communities plays a very important role to conserve biodiversity. ये मेरे references हैं. Good. Nicely That's explained, all sir. for my side. Yes. Thank Thank you, sir. Thank you so much. अच्छे से एक्सप्लेन किया और पीपीटी भी अच्छा बनाया था विद गुड कंटेंट। टॉपिक भी बहुत अच्छा है सर। Thank you. इज दिस योर Thank you, पीएचडी ma'am. टॉपिक सर? उसका एक हेलो। हिस्सा है मैम। हाँ मैम, यस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, एक मिनट, लेट मी चेक द लिस्ट। जोबकर सर आहेत का? हो मॅम. हाँ, मी इथनं शेअर करतो मॅम. तुम्ही शेअर करता? हो मॅम. एक मिनिट, मी तुम्हाला प्रेझेंटर बनवते, एक मिनिट। सर मोबाईलने जॉईन केलंय तुम्ही? नाही मॅम, मी लॅपटॉपनी पण जॉईन केलाय. हा, तर मी लॅपटॉपला शेअरिंग ऑप्शन देते आहे, ठीक हो आहे? मॅम. हो हो. येस सर, करून बघा। केलाय मॅम, मी हो शेअर सर, होत आहे. हो हो, स्क्रीन दिसते आहे, सुरू करा सर। ओके. हो. मेरा नाम सोमेश्वर चोपकर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन सरस्वती महिला महाविद्यालय। मेरा सेमिनार का टॉपिक है आज का कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड डिफरेंट सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो पहले हम आज देखेंगे मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस कि बेसिकली कॉर्पोरेट फाइनेंस होता क्या है। तो फाइनेंस को डिफरेंट थिंकर्स ने डिफरेंट वेज में एक्सप्लेन किया है। अगर हम उसको रफ टर्म में देखें तो हम ऐसा कह सकते हैं दैट फाइनेंस इज रिगार्डेड एज लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। जैसा एक ह्यूमन बॉडी में ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है और ब्लड हमेशा फ्लो होते रहता है ह्यूमन बॉडी में, उसी तरह बिजनेस में फाइनेंस हमेशा फ्लो होता रहता है। अगर बिजनेस में फाइनेंस नहीं रहेगा तो बिजनेस एक डेड बिजनेस कंसिडर हम कर सकते हैं। अगर फाइनेंस का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हो रहा है, जैसा हमारे ह्यूमन बॉडी में, वैसे तो मैं साइंस स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन एक जनरल हम समझ में हमें आता है कि हार्ट जैसा हमारा फंक्शन करता है, वो ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करता है। तो उसी तरह बिजनेस में फाइनेंस हर एक सेक्टर में होना चाहिए, फिर वो कोई भी डिपार्टमेंट रहे, वो कोई भी ब्रांच रहे। अगर वहां से फाइनेंस का इनफ्लो आउटफ्लो रुक जाता है, इसका मतलब बिजनेस का वो जो हिस्सा है, वो पार्ट है, वो डेड हो चुका है, वो हमारे किसी काम का नहीं रहा, ऐसा हम कंसिडर कर सकते।
Then second एक term है that all functions which are related to money and money management of business. यानी corporate finance basically क्या है? तो बिजनेस में जितने भी फंक्शंस है, जैसा बिजनेस में कितना पैसा चाहिए, कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो उसका प्लानिंग करना, फिर वो फंड कहाँ से आएगा, वो सोर्सेस डिसाइड करना, फिर फंड प्रोक्यूर करना, प्रोक्यूर करने के बाद फंड बिजनेस में यूज करना, यूज करने के बाद डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में वो फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चेक करना, और फाइनली उसमें से प्रॉफिट्स जनरेट हो रहे हैं ये भी एश्योर करना। मतलब मनी से रिलेटेड जितना भी एक्टिविटी बिजनेस में हो रहा है वो सब कॉर्पोरेट फाइनेंस है, फाइनेंस मैनेजमेंट है। देन कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट, डिसबर्समेंट, सुपरविजन ऑफ फाइनेंस इन बिजनेस। जो भी मैं एक्सप्लेन किया वही सब चीजें हैं। पहले क्या होता था कि एंशिएंट टाइम्स में फाइनेंस मैनेजर या फाइनेंस फंक्शन को एक ही साइड में सोचा जाता था कि बिजनेस के लिए फाइनेंस लाना यानी फाइनेंस मैनेजमेंट होता है। लेकिन फाइनेंस का जो कंसेप्ट है मॉडर्न बिजनेसेस में बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है, क्योंकि एंशिएंट टाइम्स में जिसका बिजनेस रहता था वही बिजनेस में फाइनेंस प्रोवाइड करता था। जैसा मेरा बिजनेस है तो मैं बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करूँ, लेकिन आज का जो मॉडर्न कॉर्पोरेट बिजनेस है उसमें बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने वाले अलग लोग हैं, बिजनेस को ऑपरेट करने वाले अलग लोग हैं, बिजनेस में काम करने वाले लोग अलग हैं। मतलब बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके से अलग अलग एंटिटीज बिजनेस में इन्वॉल्व है, जिसको हम स्टेक होल्डर्स भी कह सकते हैं। तो इन सब चीजों में अब जो फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है वो बेसिकली बिजनेस मैनेज नहीं कर रहा, और जो बिजनेस मैनेज कर रहा है हो सकता है कि उसका बिजनेस में फाइनेंस है या नहीं भी है। तो इसके वजह से एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया, दैट इज फाइनेंस डिपार्टमेंट, या उसको आप कह सकते हैं कि फाइनेंस मैनेजमेंट, जो पूरा फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटी संभालेगा। तो ये हो गया एक बेसिक कि कॉर्पोरेट फाइनेंस होता क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। जैसा अभी मैंने कहा कि पहले क्या होता था कि जिसका बिजनेस है वही बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता था, लेकिन आज जैसा अभी मैं थोड़ी देर पहले कहा कि जिसका बिजनेस है वो तो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता ही है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं कि जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन वो बिजनेस ऑपरेट नहीं करते। तो सोर्सेज जो है बहुत ज्यादा डाइवर्स हो चुके हैं, अलग अलग जगह से बिजनेस में पैसे आते हैं, फाइनेंस आता है। तो उसको हम डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स कि वो पैसा कहाँ से आ रहा है। तो सोर्स की अगर हम बात करें तो बिजनेस में एक होता है ओन सोर्स, सॉरी इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्स का मतलब ये है कि ये जो बिजनेस है इस बिजनेस के अंदर ही आपका फाइनेंस जनरेट हो रहा है। मतलब जब मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो बिजनेस में बहुत सारे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट्स मैं अपने स्टेक होल्डर्स को यानी फाइनेंसर्स को दे रहा हूँ और कुछ प्रॉफिट में बिजनेस में ही रिटेन कर रहा हूँ। तो ऐसा ईयर बाय ईयर बहुत सारा प्रॉफिट एक्यूमुलेट हो जाता है, उसको हम टेक्निकली रिटेन अर्निंग भी कहते हैं। तो ये जो प्रॉफिट बिजनेस में जमा हो गया इसको हम बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। देन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस, यानी ये फाइनेंस आपके बिजनेस में है लेकिन वो बाहर से आया हुआ है, जैसा हमने शेयर इशू करके पैसा लाया, हमने डिबेंचर्स इशू करके पैसे लाए। तो इसमें क्या हो रहा है, ये पैसा आउटसाइडर्स बिजनेस को प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए हम इसको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस कर रहे हैं। ये एक बेसिस हो गया एक्सप्लेन करने का। सेकेंड बेसिस हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब बिजनेस को फाइनेंस देने वाले दो लोग होते हैं, एक पर्सन जो बिजनेस को फाइनेंस देगा, वो बिजनेस को फाइनेंस प्रोवाइड करने के बाद वो बिजनेस का ओनर बन जाएगा, और एक दूसरा पर्सन है वो भी बिजनेस को फाइनेंस दे रहा है लेकिन वो बिजनेस का ओनर नहीं बनेगा, ही विल बिकम क्रिएटर ऑफ द बिजनेस, मतलब वो बिजनेस के लिए मनी लेंडर कहलाया जाएगा। इसीलिए ओनरशिप को हमने दो तरीके से एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट है ओन सोर्स ऑफ फाइनेंस, यानी इसके थ्रू जो बिजनेस के लिए फाइनेंस आएगा उसको हम ओन सोर्स ऑफ फाइनेंस कहेंगे, यानी ओनरशिप सोर्स ऑफ फाइनेंस। यानी फॉर एग्जांपल कि मिस्टर ए बिजनेस को फंड दे रहा है से 10,000, और अगर वो ओन सोर्स के थ्रू आ रहा है तो मिस्टर ए बिजनेस का ओनर बनेगा। तो वो टोटल ओनर तो नहीं है बट ही इज द पार्ट ओनर ऑफ टोटल बिजनेस। देन borrowed or owed or a debt source of finance,
तो इसमें क्या होता है कि जैसा मिस्टर बी है, उसने बिजनेस को फाइनेंस प्रोवाइड किया। अब मिस्टर बी जो फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है वो एज अ क्रेडिटर प्रोवाइड कर रहा है, वो बिजनेस के अप्स और डाउन्स में इन्वॉल्व नहीं है, उसको बिजनेस के प्रॉफिट से कुछ लेना देना नहीं है, उसने एक तरीके से कंपनी को या बिजनेस को लोन दिया हुआ है, इसलिए हमने उसको बोरोड या और सोर्स ऑफ फाइनेंस कहा हुआ है। ये एक तरीका है एक्सप्लेन करने का सोर्सेस को। और थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, दैट मींस पीरियड और टेन्योर। तो इसमें कैसा होता है कि आपने फाइनेंस कितने ड्यूरेशन के लिए लाया है उसके ऊपर भी हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसमें हम पहले कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब ये जो टर्म है, इस टर्म को डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट वेज में एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन जो वाइडली एक्सेप्टेड टर्म है वो ये है कि एक साल से कम ड्यूरेशन के लिए, दैट मींस लेस देन 365 डेज ड्यूरेशन के लिए, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन से कम ड्यूरेशन के लिए जो भी फाइनेंस आप बिजनेस में लाते हो उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। फिर वो ओन सोर्स भी हो सकता है, बोरोड सोर्स भी हो सकता है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए लाया गया है, दैट मींस फॉर लेस देन 1 ईयर ड्यूरेशन। नेक्स्ट आता है मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो ये मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस बेसिकली क्या है कि इसमें हम जो फाइनेंस ला रहे हैं उसका ड्यूरेशन, उसका जो टेन्योर है वो 1 साल से ज्यादा ड्यूरेशन का है और 5 ईयर से कम। तो the finance which has been procured for a period more than 1 year but less than 5 year is termed as medium term source of finance। कुछ कुछ फाइनेंस एक्सपर्ट 1 to 3 ईयर का भी टर्म लेते हैं कि 1 साल से 3 साल के ड्यूरेशन के लिए जो फाइनेंस लाया जाता है उसको हम मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस कह सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ये टर्म्स को कंसिडर किया जाता है, इसका कोई एग्जैक्ट हम टर्म नहीं बता सकते हैं। देन लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, यानी हमने जो फाइनेंस बिजनेस में लाया है 5 साल से ज्यादा ड्यूरेशन के लिए, उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब हम देखते हैं सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। अभी तो हमने बेसिस देखे, अब बेसिकली हम ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके थ्रू हम फाइनेंस ला सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट यानी अब देखिए डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अब जैसा अगर कोई म्यूजिशियन है तो उसके लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तबला है, वायलिन है, गिटार है, वो उसके इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो उसी तरह बिजनेस फाइनेंस जो हम प्रोक्यूर करते हैं वो अलग अलग क्या कहेंगे हम उसको, सिक्योरिटीज भी कहते हैं उसे हम, तो उसको हम टेक्निकली इंस्ट्रूमेंट कहते हैं फाइनेंस में, कि जिसके थ्रू हमारे पास पैसा आता है। तो जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि इसमें एक ओन सोर्स ऑफ फाइनेंस है और दूसरा है बोरोड सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो ओन सोर्स में हम देखते हैं कि ओन सोर्स में कहां से पैसा आता है, किसको हम ओन सोर्स में कंसिडर कर सकते हैं। तो जैसा है शेयर्स, ये वर्ड आपने सुना होगा, अभी जो प्रेजेंटली न्यूज में चल रहा है कि अदानी ने लोगों को डुबा दिया, अदानी के शेयर होल्डर डूब गए एक्सेट्रा। तो जो भी है, लेकिन शेयर्स का मीनिंग हम समझते हैं कि शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। होता यह है कि कंपनी का जो टोटल कैपिटल है, ओनरशिप कैपिटल, उसे हम डिवाइड करते हैं स्मॉल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में। तो जो इंडिविजुअल यूनिट है उसको हम कहते हैं शेयर। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं कि एक कंपनी का कैपिटल है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज उसका कैपिटल है, उसको हमने स्मॉलेस्ट पार्ट में डिवाइड किया, से 10,000 पार्ट्स of rupee 10 each, 10,000 parts of rupee 10 each, it will become rupee 1 lakh. So 10,000 parts means 10,000 shares और 10 रुपीज जो है वो उसका फेस वैल्यू कहलाया जाता है। फिर मार्केट में वो शेयर्स के ऊपर ट्रेडिंग होता है, तो फिर मार्केट में उसका रेट फ्लक्चुएट होते रहता है, तो इट इज नोन एज मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। तो शेयर्स दो तरीके के होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। देखिए बेसिकली अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूं तो 2 ही टाइप के शेयर है, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स, इसके अलावा कोई तीसरा टाइप का शेयर होता नहीं है। अब अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन देखिए अब जैसा कुछ लोग बोलते हैं कि बोनस शेयर्स होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं राइट शेयर्स होते हैं, लेकिन देखिए मेरा एक सिंपल, ये मेरा परसेप्शन है और मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपको वही दिखेगा कि अगर मैं अगर बात करूं पेड़ा, पेड़ा यानी जो स्वीट है, तो वो तो पेड़ा ही है ना। अगर आप उसको भगवान के सामने रख रहे हो और बाद में आप दे रहे हो तो आप उसको प्रसाद कहते हो, लेकिन है तो वो पेड़ा ही ना।
तो इक्विटी शेयर अगर आप फ्री में दे रहे हो तो आप उसको बोनस शेयर कहते हो, तो इसका मतलब वो टाइप तो नहीं हो गया अलग से कुछ, है तो वो इक्विटी शेयर ही। या इक्विटी शेयर आप एक्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को ऑफर करते हो तो हम उसे राइट शेयर कहते हैं। और वही अगर हम इक्विटी शेयर्स हम अपने एम्प्लॉय को ऑफर करते हैं तो हम इसको ईएसओएस एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम कहते हैं, लेकिन है तो वो इक्विटी शेयर्स ही ना। तो बेसिकली देखा जाए तो इक्विटी शेयर ही एक टाइप है और दूसरा टाइप होता है प्रेफरेंस शेयर। अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंशियल राइट्स मिलता है, यानी जब कभी भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो पहले हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रॉफिट देंगे, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को प्रॉफिट देंगे। और जब अगर कंपनी बंद हो जाती है और फंड रिफंड करने की बात आती है, सबके पैसे वापस करना है आपको, तो सबसे पहले हम रिपेमेंट करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को और बाद में देते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को। लेकिन ये दोनों जो है वो दोनों कंपनी के ओन कैपिटल में फाइनेंस कर रहे हैं, मतलब ये शेयर खरीद के कंपनी के पार्ट एंड पार्शियल ओनर बन जाते हैं। उसके बाद है रिटेन्ड अर्निंग, इसके पहले के स्लाइड में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। बिजनेस का प्रॉफिट का जो हिस्सा होता है, कुछ हिस्सा हम शेयर होल्डर को देते हैं, उसे हम कहते हैं डिविडेंड, लेकिन प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम बिजनेस में ही रखते हैं फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी, उसको हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड यानी हमने जो संभाल के रखा है, बचा के रखा है, अर्निंग है ना। जैसा हम इसको अपने घर के क्या कहेंगे हम उसको, घर के टर्म्स में कह सकते हैं उसको, क्या कहेंगे हम उसे, सेविंग करना एक तरीके से और बाद में यूज करना। उसके बाद दिया है बोरोड सोर्स। बोरोड यानी लोन लिया हुआ सोर्स है, लोन के डिफरेंट डिफरेंट सोर्स है, जैसा डिबेंचर्स है, जैसा शेयर इशू करके फंड आता है तो डिबेंचर इशू करके भी फंड आता है। बॉन्ड्स है, पब्लिक डिपॉजिट है, एडीआर है, जीडीआर है, कमर्शियल बैंक के थ्रू हम फाइनेंस ले सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस भी हम ले सकते हैं। तो इसको समझने के लिए तो बहुत लंबा क्लास चाहिए, 10 मिनट में तो पॉसिबल नहीं है। तो मेरे तरफ से आज के लिए इतना ही है। सो थैंक यू सर। थैंक यू मैम। Yes. अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने, थैंक यू सो मच एंड इट इज अ वेरी की टॉपिक टू ऑल ऑफ अस. थँक यू सर. थँक यू मॅम, थँक यू. अजून वेळ असता तर तुम्ही अजूनही भरपूर सांगू शकले असते यामध्ये. हो मॅम, इन भरपूर काही आहे व्हेरी सांगण्यासाठी. सोप्या भाषेत तुम्ही सांगितलं सगळं. थँक यू सर, थँक यू सो मच. थँक यू मॅम, थँक यू. चलिए नेक्स्ट है अभी सिद्धांत सर आहेत, सिद्धांत नाईक. यस मैम. हाँ सर, आप प्रेजेंट करेंगे. नहीं मैम, आप शेयर ठीक है जी. मोबाइल. ओके ओके. येस सर, दिसतंय पीपीटी. हाँ मैम, हाँ आता दिसत आहे. हाँ येस, प्लीज स्टार्ट. Okay. So good afternoon friends. My name is Siddhant Naik. I am from Jyotirao Phule College of Social Work Umred, and here I am going to present the topic of CSR. CSR, that is Corporate Social Responsibility. तो फ्रेंड्स, आज इस टॉपिक का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? आज की सोसाइटी में जब हम देखते हैं CSR का मतलब क्या है. मैम नेक्स्ट स्लाइड. अगर देखा जाए तो सोसाइटी में आज अपना इंडिया जो है ये बहुत बड़ी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहा है. और जब $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की अपन बात करते हैं तो उस वक्त सोशल और कॉरपोरेट सेक्टर का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो कॉरपोरेट सेक्टर जिस समय अपन बात करते हैं, उनकी समाज के प्रति जो उनके दायित्व है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही उनको निभाने के लिए गवर्नमेंट ने CSR का एक फॉर्मुलेशन किया है. यह कंसेप्ट आउटर कंट्रीज में पहले ही आ चुका है, लेकिन इंडिया में अराउंड 2013 इस कंसेप्ट को लाया गया है. मैम नेक्स्ट स्लाइड. सो CSR was formulated in India by Companies Act 2013, and it was established by Schedule 7, which prescribed mandatory provision for companies to fulfill their CSR. अभी CSR का मतलब क्या है? CSR का मतलब कंपनी को जो अपना प्रॉफिट मिलता है, उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा, एक न्यूनतम 2% का हिस्सा उनको समाज के प्रति उनके डेवलपमेंट के लिए उन्हें खर्च करना पड़ता है.
तो इसके लिए भारत सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं। उन नियमों के अंतर्गत समाज के प्रति जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मैम। व्हेन वी टॉक अबाउट CSR, अब इसके कुछ रेगुलेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेट किए हैं। सो कमिंग टू इंडिया, जिस कंपनी का नेट वर्थ मीन्स जिसका ओवरऑल कैपिटल 500 करोड़ या उससे ऊपर है, तो उन कंपनियों को अपने 3 साल के एवरेज के 2% का अमाउंट सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए खर्च करना पड़ता है। फिर उसके बाद कुछ ऐसी कंपनियां जिनका एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ के ऊपर है, ऐसी कंपनीज को भी CSR के प्रति अपना भुगतान देना पड़ता है। उसके बाद कुछ ऐसी कंपनियां जिनका 5 करोड़ से भी ज्यादा प्रॉफिट शेयर है, ऐसी कंपनियों को भी CSR में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। अब CSR में पार्टिसिपेट करते वक्त इन्हें अपने 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है उसका मिनिमम 2% ये अमाउंट उनको सोसाइटी के वेलफेयर के लिए देना पड़ता है। अभी 2% में वो कौन से एक्टिविटीज कर सकते हैं या फिर उसके वजह से सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट आ सकता है, एक पॉजिटिव क्या चेंजेस ला सकते हैं, वो अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे मैम। नेक्स्ट स्लाइड। सो कंपनी को CSR का क्या फायदा है और सोसाइटी को CSR का क्या फायदा है? सो फ्रेंड, इट इज अ विन विन सिचुएशन। CSR का कंपनी को एक ब्रांड वैल्यू मिलती है। जैसे अपन बुक देखते हैं मार्केट में, क्लास नोट की बुक, तो वहां पे एक उनका ब्रांडिंग रहता है या फिर वो लोगो देते हैं कि इफ यू परचेज द बुक ऑफ क्लासमेट देन यू आर फंडिंग द वेलफेयर ऑफ फ्यू बैकवर्ड स्टूडेंट। तो ये कस्टमर्स को भी मोटिवेट करता है कि आप उनका प्रोडक्ट लीजिए। सो इट प्रोवाइड्स बेटर ब्रांड रिकग्निशन। तो इसके वजह से क्लासमेट जो बुक है उसका एक प्रॉपर ब्रांड भी सोसाइटी में डेवलप होता है। उससे क्लासमेट जो बुक है उसका पॉजिटिव एक बिजनेस रिप्रेजेंटेशन भी होता है और लोगों को भी उस ब्रांड के प्रति एक लॉयल्टी डेवलप होती है। तो इसके प्रति अगर वो अपना 2% फंड भी सोसाइटी के लिए डेवलपमेंट फंड देते हैं, तो उसके वजह से ओवरऑल एक वो अपना बिजनेस भी अच्छा कर रहा है और सोसाइटी के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। उसके बाद बेटर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इससे सोसाइटी में जब एक आध कंपनी का पॉजिटिव ब्रांड वैल्यू अगर जनरेट होती है तो मैक्सिमम लोग भी उसी कंपनी को प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मैम। उसके बाद अभी CSR हम कौन कौन से सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, अभी जैसे अपन देख रहे हैं अपना पूरा देश या फिर पूरा वर्ल्ड एनवायरनमेंट से स्ट्रगल कर रहा है, एनर्जी सेक्टर से भी अपन स्ट्रगल कर रहे हैं और वुमेन एम्पावरमेंट भी करना है। तो ये सब सेक्टर्स है या फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट है, इन सब सेक्टर्स में अगर इंडिया को डेवलप करना है तो सिर्फ गवर्नमेंट को ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि कॉरपोरेट सेक्टर को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए आगे आना चाहिए। जब वो CSR के माध्यम से ये सब स्कोप और ये फील्ड में अगर वो डेवलपमेंट करते हैं तो इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनने में कुछ वक्त नहीं लगेगा। जैसे एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, CSR के फंड से अपन सेल्फ हेल्प ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के वजह से जो रूरल एरिया में वुमेन हैं, जो अनएम्प्लॉयड है और जो अनएजुकेटेड है, उनके डेवलपमेंट के लिए भी ये फंड यूज हो सकता है। फॉर एम्पावरमेंट ऑफ माइनॉरिटीज, बहुत से माइनॉरिटीज या फिर ट्राइबल पीपल है, उनकी अगर डेवलपमेंट करना है तो उनके जो हैंडलूम या फिर कम्युनिटी प्रोडक्ट्स है उनको भी अगर अपन डेवलप करना है तो CSR फंड का अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। और सोलर सेक्टर में भी इंडिया को एज अ ग्लोबल लीडर बनाना है तो CSR फंड भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मैम। एंड फ्रेंड्स, देन इन एजुकेशन सेक्टर, जैसे अपन देख रहे हैं कि इंडिया अभी ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, एजुकेशन ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में जा रहा है। तो रूरल सेक्टर में जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑनलाइन फैसिलिटीज देना, उनको डिजिटल लाइब्रेरीज प्रोवाइड करना, फॉर्मल एजुकेशन में बहुत सारा डेवलपमेंट करना, इन सेक्टर्स में भी CSR फंड का मैक्सिमम यूटिलाइज हो सकता है। जैसे डिस्टेंस लर्निंग में भी ऑनलाइन कोर्सेज जो है इसके मोड से भी CSR फंड का
ऑनलाइन और डिजिटल लिटरेसी के ग्रोथ के लिए हम CSR फंड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मैम। सो वी कम टू द फाइनल, दैट इज सोशल कॉज। अगर सरकार और कॉरपोरेट सेक्टर दोनों भी मिलके अगर चाहे तो सोसाइटी में एक अच्छा डेवलपमेंट ला सकते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में चोकर सर ने कॉरपोरेट को फाइनेंस कैसा रेज करना है ये बताया है, लेकिन ये सेशन में मैंने कैसा सोसाइटी के यूज के लिए यूज करना है ये पॉइंट ऑफ व्यू बताया है। और इसमें सोशल कॉजेज जो जैसे है विडो रे मैरिज है, डाउरी है, इसको रिमूव करना है, सोशल सिक्योरिटीज है, और कल्चरल एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, और वुमेन एम्पावरमेंट है। इन सब चीजों के लिए और सोशल कॉज के लिए अपन CSR फंड का यूज करके सोसाइटी में एक ओवरऑल और पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर मी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। Thank you, Siddhant sir. Very nice. Good. Nicely explained. थैंक यू। चलिए नेक्स्ट, वैसे तो 5 अपने खत्म हो गए हैं आज का स्लॉट, बट अमरीन मैडम वांट टू गिव। अमरीन मैडम, आर यू देयर? Yes, ma'am. या आप शेयर करेंगे ना? Yes, ma'am. यस, ट्राई करिए शेयर करना। हो रहा है मैम? Going connecting. Let me share. What is happening? I don't know, ma'am. जस्ट क्लिक ऑन शेयर बटन एंड शेयर योर एंटायर स्क्रीन, और पीपीटी पहले Yes, ओपन yes, करके ma'am. रखिए। आया क्या मैम? नहीं मैडम, अभी तक तो नहीं है। हो सकता है नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? मैम आप फिर उधर से ही शेयर कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगी। जी, It's आपको not- जो स्लाइड आगे करनी होगी ना, तो आप मुझे बता दीजिएगा, Yes, ठीक? yes, yes. जी, 1 मिनट। Yeah, is it visible, ma'am? Yes, ma'am. Hmm. Good afternoon to all of you. Myself, Amrin Naz, Assistant Professor, PMIR Department, Patna University. Today, my seminar topic is Code on Wages. Next slide, ma'am. Next, ma'am. हाँ, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि इंडिया में बहुत सारे लेबर्स लॉज है जिससे कि लेबर को के रूल्स रेगुलेशन उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, उनके एक्सप्लॉइटेशन को रोका जाता है। तो लेकिन ये काफ़ी लेंदी है और इनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो इन 2014 जो है एनडीए लेड गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया और उन्होंने क्या किया कि जो हमारे 44 सेंट्रल लॉज है, अभी तक हम लोग को मोर देन 5000 सेक्शंस पढ़ने होते हैं और जानने होते हैं। तो उसको उन्होंने क्या किया कि अभी 44 सेंट्रल एक्ट्स को उन्होंने एमलगेमेट कर दिया 4 कोड के अंदर में, रिगार्डिंग डिफरेंट कोड्स जैसे आईआर, वेज, सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशन के अंदर में।
तो आज टाइम बहुत कम है, तो हम लोग एक कोड के ऊपर डिस्कस करेंगे, दैट इज कोड ऑन वेजेस। नेक्स्ट स्लाइड मैम। तो कोड सभी हम लोग जानते हैं कि कोई भी एक्ट अमेंड या इम्प्लीमेंट कैसे होता है। पहले वो लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में पास होता है, फिर प्रेसिडेंट का एसेंट मिलता है, और उसके बाद गैजेट नोटिफिकेशन आता है, और फिर वो पब्लिक में आता है, तब जाके कोई एक्ट एप्लीकेशन में आता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है। और अभी तक कोड तो प्रेसिडेंट का एसेंट मिल चुका है, पर उसका गैजेट नोटिफिकेशन नहीं आया है। दैट मीन्स कि अभी भी कोड इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ये होने वाला है। तो अभी हम देखेंगे कि कौन से एक मेजर 4 एक्ट्स है जो वो कवर करेगा। तो ये कोड 4 एक्ट को हमारे कवर करेगा, दैट इज पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट और इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। तो ये कोड जाने से पहले हम लोग सिर्फ ब्रीफ में ऑब्जेक्टिव जानेंगे चारों एक्ट्स की। नेक्स्ट स्लाइड मैम। नेक्स्ट अगेन नेक्स्ट स्लाइड मैम। हाँ, तो मिनिमम वेजेस एक्ट जैसे नाम से ही है कि ये 1948 में ये एक्ट बना है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो भी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट होता है वहां पे जो लेबर होते हैं उनको कम से कम मिनिमम वेजेस एम्प्लॉयर प्रोवाइड करे, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो बहुत लो वेजेस पे। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं जोग्राफिकल एरियाज के बेसिस पे भी, जैसे कि मुंबई में अगर कोई कारपेंटर काम कर रहा है तो वहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ज्यादा होता है, तो उनका मिनिमम वेजेस ज्यादा हो सकता है इन स्पाइट ऑफ वर्कर वर्किंग इन बिहार। हम स्किल्स के ऊपर भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, टाइम बेसिस, क्वांटिटी ऑफ वर्क अगर कोई प्रोड्यूस कर रहा है, और एज के बेसिस पे भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और मिनिमम वेजेस को कौन फिक्स करता है? एक सेंट्रल फ्लोर मिनिमम वेजेस सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करती है, जिसके बेसिस पे हर स्टेट अपना मिनिमम वेजेस फिक्स करते हैं, और कभी भी जो स्टेट का मिनिमम वेजेस होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फ्लोर वेजेस से कम नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एक्ट इस कोड में आएगा वो है बोनस एक्ट। तो बोनस एक्ट का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कोई भी एम्प्लॉयर या इंडस्ट्री जो प्रॉफिट करती है तो वो उस प्रॉफिट का जो शेयर है वो उनको अपने एम्प्लॉयज को देना होता है। तो मिनिमम वो साल में 8.33% प्रॉफिट अपना देंगे, और मैक्सिमम 20% तक प्रॉफिट दे सकते हैं। इसमें कौन कवर्ड होते हैं? वो हर ऑर्गेनाइजेशन कवर्ड होता है जहाँ पे 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉय वर्क करते हैं, और जो एम्प्लॉय की सैलरी 21,000 से कम होगी वही इस एक्ट में कवर्ड होते हैं, उन्हीं को ये बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड मैम। नेक्स्ट। हाँ, थर्ड एक्ट जो इसमें कवर्ड होगा वो इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 है। ये हमारे आर्टिकल 39 को इफेक्ट देने के लिए क्रिएट किया गया है। इसका मेन पर्पस है कि हम किसी भी केस में वेज देने में, सैलरी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे ऑन द बेस ऑफ सेक्स, कास्ट, रिलीजन। जनरली एग्रीकल्चर सेक्टर्स में मेन और वुमेन में बड़ा डिस्क्रिमिनेशन पहले हुआ करता था कि वुमेन को कम सैलरी मिलती थी और मेन को ज्यादा सैलरी मिलती थी। तो इसको रोकने के लिए एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है क्रिएट करना। नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, लास्ट हमारा एक्ट है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि पहले बहुत ज्यादा अनऑथराइज्ड डिडक्शन एम्प्लॉयर करती थी, मन चाहा लेबर का पैसा काट देती थी, जो मन करता था वो काट देती थी, बहुत डिले उनका पेमेंट करती थी, 15 दिन के बाद सैलरी प्रोवाइड करी। तो इस दो ऑब्जेक्टिव इनका था कि अनऑथराइज्ड डिडक्शन रोकना है, और दूसरा कि डिलेड पेमेंट नहीं हो। इसके लिए ये एक्ट पूरा क्रिएट किया गया, और इसमें कौन कवर्ड होते हैं? वो एम्प्लॉय कवर्ड होते हैं जिनकी सैलरी 24,000 या उससे कम होती है। नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, तो अब कोड ऑन वेजेस जब आएगा तो इन चारों एक्ट्स में क्या इफेक्ट होगा? अभी क्या है कि वेज सीलिंग है, जैसे बोनस में 21,000 है, पेमेंट ऑफ वेजेस में 24,000 है, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म एप्लीकेशन हो जाएगा, वेज का जो सीलिंग है वो हट जाएगा। दूसरा जो मेन फीचर्स यहाँ पे होगा वेज। अभी तक हम लोग जो सारे एक्ट से अलग अलग वेजेस का डेफिनेशन होता है, किसी में एचआरए वेजेस में इंक्लूड होता है, किसी में नहीं होता है, जिसकी वजह से बड़ा कंफ्यूजन इवन
स्टूडेंट्स को भी होता है और जो इम्प्लीमेंट करते हैं उनको भी होता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ वेजेस जो है वो यूनिफॉर्म कर दिया जाएगा। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चेंजेस आएगा वो होगा बेसिक वेज जो हम लोगों का होता है उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा। इससे ये इफेक्ट होगा कि जो इनहैंड सैलरी है वो हम लोगों को कम मिलेगी, लेकिन हमारा पीएफ वगैरह जो है वो कंट्रीब्यूशन हमारा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट मैम। हाँ, और हमारी पेनाल्टीज जो भी ये एक्ट्स को वायलेट करेगा तो बहुत मिनिमम पेनाल्टी है। जब वो हम लोग बहुत इसमें जाएंगे तो पता चलेगा, लेकिन उस अभी तक ये जाना है कि पेनाल्टी को इनहेंस कर दिया जाएगा। जो भी वायलेट करेगा रूल्स एंड रेगुलेशन को उसको अब जो है कोड आने के बाद ज्यादा सजा मिलेगी। नेक्स्ट। हाँ, चेंजेस क्या लाएगा? वी ऑल नो कि हमारे इंडिया में बहुत सारे लेबर क्लास है, तो इस कोड आने पर 50 करोड़ वर्कर्स पे इसकी बेनिफिट इनको मिलेगी। दूसरा ये इम्पोर्टेंट होगा कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के लिए भी मिनिमम वेजेस फिक्स कर सकती है, जो कि अभी तक वो नहीं करती थी। थर्ड, जो ऑलरेडी मैंने बताया है कि प्रोविडेंट फंड का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ जाएगा। फोर्थ है कि हर एक्ट में एक इंस्पेक्टर होते हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा वो देखते हैं। दिस इज नॉट पुलिस इंस्पेक्टर, दे आर इंस्पेक्टर फॉर लॉ। तो इनकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। इनको एक फैसिलिटेटर का भी ड्यूटी दिया जाएगा जो कि टाइम टू टाइम एम्प्लॉयर और वर्कर को एडवाइस करेगा रिगार्डिंग कंप्लायंसेस अंडर द कोड। नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, अब यहाँ पे हम लोग का बेसिक चीज आता है कि एग्जैक्टली क्या डिफरेंस आएगा। तो एग्जैक्टली डिफरेंस अभी ये आएगा कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट है अभी तक सिर्फ शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में जो लोग वर्क करते हैं वहां पे एप्लीकेबल होता है। कोड आने के बाद ये अनऑर्गेनाइज में जो सेल्फ एम्प्लॉयड या होम बेस्ड वर्कर होते हैं वो भी कवर हो जाएंगे। अभी तक सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस फिक्स करती थी फ्लोर लेवल पर अब वो स्टेट के लिए भी फिक्स कर पाएगी आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड। किसी की भी कोई ग्रीवांसेस या क्लेम होता है तो रिगार्डिंग लेस, जिस किसी को कोई वर्कर है जिसको लगता है कि उसको कम मिनिमम वेजेस मिला है तो वो क्लेम कर सकते हैं अथॉरिटी को विद इन 6 मंथ। लेकिन जैसे ही कोड आएगा वो 3 साल के अंदर तक ये क्लेम अपना फाइल कर सकते हैं, उनको टाइम पीरियड ज्यादा मिल सकेगा। अभी क्या है कि पेमेंट ऑफ वेजेस जो एक्ट है वो उन्हीं एम्प्लॉयज पे एप्लीकेबल है जिनकी सैलरी 24,000 से कम या उतनी है। पर आफ्टर दिस एक्ट कोड क्या होगा कि वो मैनेजर और सुपरवाइजर के भी को भी कवर अप करेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सैलरी। नेक्स्ट स्लाइड में। हेलो। हाँ, उसके बाद है कि जो बोनस एक्ट है, बोनस एक्ट हमारा ये है कि बोनस एक्ट हमारा अभी कैश में पेमेंट किया जाता है, जनरली 7,000 ही है, लेकिन आफ्टर कोड आप बैंक अकाउंट में भी एम्प्लॉयज के आप क्रेडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये प्रोविजन है कि कोई भी जो बोनस एक्ट किसी को है वो जाके अगर अथॉरिटी को क्लेम करता है कि मेरे को 8.33 नहीं उससे ज्यादा बोनस मिलना चाहिए। एडजुडिकेशन एक होता है, लेबर कोर्ट में जाते हैं लोग अपना ग्रीवांसेस लेकर। तो अगर ऐसा कोई केस लेबर कोर्ट में गया है तो वहां पे कोई ऐसा डिसीजन नहीं होगा कि 8.3, अगर कोई एम्प्लॉयर 8.33% मिनिमम देता है तो चलता है। ऐसा नहीं है कि उसको ऐसा कोई डिसीजन हुआ कि नहीं आप 20% ही दो। तो यहाँ पे वर्कर का बहुत ज्यादा जो बोलते हैं कि इफेक्ट होगा, बहुत वीकनेस हो जाएगी। ट्रेड यूनियन का भी जो पावर है वो भी कम हो जाएगा। ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है बट सिंस देयर इज 10 मिनट्स ओनली तो हम बेसिक क्या क्या एक्ट्स इसमें कवर्ड होंगे और क्या क्या चेंजेस आएंगे वो बताए हैं। तो गैजेटेड, और आई ऑलरेडी टोल्ड कि गैजेटेड नोटिफिकेशन कभी भी किसी चीज का आएगा तभी उसके बाद वो इम्प्लीमेंटेड होता है। नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अमरीन मैडम, नाइस प्रेजेंटेशन। बहुत सारी चीजें आपने हमें बताई जो अभी आने वाली है जी। थैंक यू सो मच। या चलिए, आज तो यहाँ पे सेमिनार खत्म होते हैं। किसी और को देना है, अपने पास टाइम है, अगर विलिंगली कोई और प्रेजेंट करना चाहता है आज
तो 10-15 मिनट का टाइम अपने पास आज है, क्योंकि पहला सेशन थोड़ा सा अपना आधा बचा था, इसलिए इफ एनीवन इंटरेस्टेड कि जो आज सेमिनार लेना चाहता है, अगर है तो फिर बताइए, हम कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज वी विल एंड आवर सेशन हियर। हाँ हेलो मैम। हाँ आप बोलो। सर हेलो। हाँ सर बोलिए। हाँ हाँ मैम, मेरा ले लीजिए। ओके, अनिल अनिल मिश्राम अनिल सर। मिश्र। हाँ हाँ ओके, जस्ट अ मिनिट। पीपीटी पाठवलंय ना तुम्ही? यस मैम। हाँ हाँ, आला आहे. मॅम हॅलो. हाँ, हॅलो मॅम, कोर्स समरी फॉर्मॅटमध्ये मोड ऑफ टीचिंग काय होती मॅम? हॅलो. आइदर ऑफलाइन, ऑनलाइन, ब्लेंडेड और फ्लिप्ड. अच्छा. ठीक आहे, तुम्ही मोस्टली ब्लेंडेड लिहा, कारण की सध्या आता दोन्ही वेजने तुमचं शिकवणं सुरू आहे. हो ठीक मॅम. आहे, ओके. हो. अनिल सर, पीपीटी दिसताय? नाही, एक मिनिट, मी अजून नाही शेअर नाही नाही केलंय. नाही नाही, वेट वेट वेट. ते तुम्हीच पाठवा मॅम, कारण माझ्याकडे काही आहे नाही, हो हो, येस मोबाईलवरच येस. आहे. एक मिनिट. आता दिसताय का सर? नाही मॅम. बाकी पार्टिसिपेंट्स को हाँ पीपीटी हाँ दिख हाँ रहा है? हाँ जी. हाँ दिख रहा है अभी मैडम। अभी अब दिख दिख रहा रहा है। है। हाँ हाँ यस यस। हाँ 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 सर, 15 स्लाइड्स है, 10 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करिए. हाँ हाँ मैम, हो जाएगा ठीक है अपना। जी, तो शुरू करिए. हाँ हाँ. So very good afternoon to all. Myself, Dr. Anil S. Mesram, and today's we have seen one of the topic. The topic name as to find the least count of various instrument or devices in physics lab. So, next slide. So, how many measuring tools are used in a physics lab? Generally हम लोग जो physics practically perform करते हैं, तो जनरली हमें इन वेरियस टूल्स का यूज करना पड़ता है. जब भी हम फिजिक्स के कोई भी प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करते हैं, तो हमें इन टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ही जरूरी होता है, जिसमें वर्नियर कैलिपर हो गया है, स्क्रू गेज है, स्पेरोमीटर है एंड ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप. नेक्स्ट मैम. हाँ. सो अब ये हमने जो देखा है कि जो वेरियस जो इंस्ट्रूमेंट देखा, जिसमें वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज एक्सेट्रा जो देखे, उनमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि व्हाट इज द लीस्ट काउंट. सो द लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर्ड बाय दैट पर्टिकुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और टूल. मीन्स अगर हमें किसी चीज का अगर मेजरमेंट करना होगा, तो हमें पहले उस पर्टिकुलर चीज का, उस डिवाइस का हमें लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना है. सो व्हाट इज द लीस्ट काउंट? तो लीस्ट काउंट लिए क्या लिखा हुआ है? द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल अपॉन total number of division on vernier scale. This is the fundamental formula of least count. Next ma'am. This is the vernier caliper. Then this vernier caliper can be used to measure the outer diameter, inner diameter and depth of any cylindrical areas. Then next, this is the screw gauge. Again, this screw gauge can be used to measure the thickness of the particular thin materials or diameter of the wires that can be used by this screw gauge measurement. Next, ma'am. This is a sperometer, and that sperometers are used to measure for the curvature of any spherical surface. जैसे हमें अगर लेंस का कैलकुलेशन करना है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस अगर कितना है, प्लेन सरफेस किस तरह का है, उसके लिए हम जनरली ये स्पेरोमीटर का यूज करते हैं. नेक्स्ट मैम. दिस इज द ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप. देन ये जो अभी है बहुत ही ज्यादा फेमस और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होता है जब हम फिजिक्स लैब में जाते हैं, तो जनरली इसके ऊपर बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं. इसका नाम है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप. नेक्स्ट मैम. देन हमें जो ये जो जितने भी जो हमने चार जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखे हैं, जो डिवाइसेस देखे हैं, उनका हमें सबसे पहले लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना पड़ता है. अगर आपको लीस्ट काउंट नहीं पता, तो आप इस पर्टिकुलर जो चारों डिवाइसेस है उनका हमें यूज ही नहीं कर सकते. ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इनका लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना है. तो किस तरह से हम इसका लीस्ट काउंट कैलकुलेट करेंगे? तो पहला जो है वर्नियर कैलिपर. तो वर्नियर कैलिपर में हमें जो पहले क्या करना है कि लीस्ट काउंट का फॉर्मूला याद रखना है कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल. तो हमें क्या करना है, सबसे पहले स्मॉलेस्ट डिवीजन निकालना है मेन स्केल का. तो मेन स्केल होगा
जैसे कि वहां पे कैलकुलेट किया गया है 1/10 किया गया है। अब ये 1/10 क्यों किया गया है, तो हमें पता है अगर हम यहाँ पे सेंटीमीटर वाली स्केल जो देखते हैं जनरल फॉर्मूले में फंडामेंटल वाली जो स्केल होती है जिसमें 15 सेंटीमीटर वाली, ठीक है, तो उसमें 1 से लेके यानी 0 से लेके 1 सेंटीमीटर के बीच में अपने जो डिवीजन होते हैं वही सेम डिवीजन वहां पर भी बने होते हैं उस वर्नियर स्केल में। तो वहां क्या करेंगे हम 1 सेंटीमीटर 1 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो हमें ये फ्रैक्शनल वैल्यू जो मिलेगी सबसे जो स्मॉलेस्ट डिवीजन वाली वो वैल्यू होगी आपकी 0.1। और वहां पर एक वर्नियर स्केल की भी अरेंजमेंट होता है जिसे 10 से डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं 0.1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.01 सेंटीमीटर। तो ये जो लीस्ट काउंट निकला है वर्नियर कैलिपर का वो है 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। सेम उसी तरह का कैलकुलेशन होगा आपका स्क्रू गेज का, पर स्क्रू गेज जो होता है उसका जो डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट होता है, इसलिए यहाँ पे स्मॉलेस्ट डिवीजन होगा उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग आता है। देन अगेन द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 0.5 डिवाइडेड बाय 5, यानी क्या कि वहां पे जब हम 0 से लेके 5 तक का जो डिवीजन होता है एक्चुअली 0.5 को वहां 5 स्मॉलेस्ट डिवीजन में बांटा गया है और इसीलिए हम क्या करेंगे 0.5 को 5 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.1। देन अगेन वहां पर सर्कुलर स्केल जो टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन जो होते हैं वो होते हैं 100 डिवीजन और इसीलिए 0.1 को डिवाइड करेंगे 100 से तो हमें मिलेगा 0.001 सेंटीमीटर। तो ये है अपना लीस्ट काउंट किसका, स्क्रू गेज का। नेक्स्ट स्पेरोमीटर, स्पेरोमीटर में भी सेम उसी तरह से जिस तरह से स्क्रू गेज का अरेंजमेंट होता है वही सेम अरेंजमेंट है, इसलिए इसका भी डिस्काउंट क्या आता है 0.001 सेंटीमीटर। लास्ट है अपना ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। तो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप जो है उसमें भी स्मॉलेस्ट डिवीजन एंड टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कैलकुलेट करने पड़ते हैं। तो हमें क्या करना है कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल जो होगा उसे हम कैलकुलेट करेंगे कैसे कि वहां पे अगर हम 0 से लेके 1 के डिवीजन में अगर देखते हैं तो वहां पे जनरली 0 और 1 के बीच में हमें 20 डिवीजन मिलते हैं और इसीलिए हम 1 सेंटीमीटर को डिवाइड करेंगे 20 से तो हमें मिलेगा 0.05 सेंटीमीटर, यानी जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होगा वो मेन स्केल का हमें मिलेगा 0.05 सेंटीमीटर। और अगर हम टोटल डिवीजन देखते हैं वर्नियर स्केल से हमें तो वहां पे मिलते हैं 50 डिवीजन, तो क्या करेंगे 0.05 को डिवाइड करेंगे 50 से तो हमें मिलेगा 0.01 सेंटीमीटर। तो ये हुआ लीस्ट काउंट। मीन्स इस तरह से हम क्या करते हैं कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस है उनका लीस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं। देन नेक्स्ट है अब रीडिंग कैसे लेना है, ठीक है। तो रीडिंग हमें लेना पड़ता है किस तरह से, पहले हमें मेन स्केल कैलकुलेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे कोई एग्जांपल कंसीडर किया गया है, अगर हम इसे जूम करके देखेंगे तो जो जीरो वाली जो वर्नियर स्केल के जीरो वाली लाइन से अगर हम मैच करते हैं तो हमें मेन स्केल रीडिंग मिलते हैं जिसे हम बोलते हैं MSR, उसे लिखते हैं 3.9 सेंटीमीटर, एग्जाम्पल करके समझाया गया है। उसके बाद है वर्नियर स्केल डिवीजन। तो वर्नियर स्केल अगर हम वहाँ पे देखेंगे उस ग्राफ में जो जो डायग्राम बनी है उसमें देखेंगे तो सेकंड जो लाइन है वो एक्चुअली मैच कर रही है, इसलिए अपना वर्नियर स्केल डिवीजन होगा 2। देन अभी वो जो वर्नियर स्केल डिवीजन मिला है उसी को कन्वर्ट करके हम लिखते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग जिसे हम VSR कहते हैं। अब VSR का कैलकुलेशन होता है लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई करते हैं VSD के साथ। तो अब इसका कैलकुलेशन करो तो 0.01 जो कि लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर का 0.01 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो हमें मिलेगा 0.02 सेंटीमीटर जो कि होगा आपका VSR। अभी हमें लेना है TR, तो TR यानी क्या MSR प्लस VSR इज इक्वल टू होता है TR। तो इस तरह से हम क्या करते हैं वर्नियर कैलिपर का रीडिंग कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है वैसे ही सेम उसका भी स्क्रू गेज का भी कैलकुलेशन वही तरीके से है, MSR VSR एंड TR वगैरह सेम कैलकुलेट करते हैं। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप भी सेम है, अगर आपको लीस्ट काउंट पता है तो आप आराम से रीडिंग ले सकते हैं ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के थ्रू। नेक्स्ट इस तरह का ऑब्जर्वेशन टेबल होता है जनरली हमारे जो अगर हम फिजिक्स लैब में जाते हैं तो जनरली जितने भी जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें हम इस तरह का ही टेबल ड्रॉ करते हैं। अपना जो पहला जो रहेगा आपका मेन स्केल, फिर दूसरा रहेगा वर्नियर स्केल डिवीजन यानी VSD, फिर VSR TR एंड मीन। अगर डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग है एक से ज्यादा लिए है तो हमें क्या लेना पड़ता है मीन लेना पड़ता है। नेक्स्ट ओके, तो इस तरह से हम मीन किस तरह से लेना है यानी क्या मीन्स अगर क्या होता है मीन यानी एवरेज, ठीक है बस। नेक्स्ट मैम थँक यू थँक यू अनिल सर, खूप बेसिक होतं आणि खूप छान सांगितलं तुम्ही. थँक्यू सो मच. हाँ हाँ थँक यू मॅम थँक यू। अजून कोणाला द्यायचं आहे का सेमिनार? अनिल सर ने जैसे विलिंगली दिया आज, गुड अनिल सर, थैंक यू. एनीवन इंटरेस्टेड टू Thank you, गिव ma'am. सेमिनार टुडे? कोणीच रेडी नाही? ठीक आहे.
चलिए यहाँ पे हम रुकते हैं। कल का शेड्यूल देखिए। आज दिव्या मैडम का आधा सेशन हुआ है, अभी और बाकी है क्योंकि एक दो और क्विजेस वो लेने वाले हैं आपसे और कुछ और पॉइंट्स उनके बाकी है। मेरी आवाज आ रही है मैम सबको? जी यस मैम, वो आज का भी प्रेजेंटेशन मतलब छोड़ दे, कल ही साथ में दे सकते हैं या फिर आज एक हाँ हाँ, सेशन का दे? आज एक रिपोर्ट सबमिशन मैडम का कर दीजिए, हिरवड़े मैडम का। कल का जो अच्छा रहेगा वो मैं बताती हूँ फिर आपको कि टाइम मैनेजमेंट का रिपोर्ट सबमिट करना है कि नहीं, क्योंकि कल अपने को बहुत सारा काम है आईसीटी वाला, तो यस वो मैम। ओवरलोड हो जाएगा। तो कल आधे घंटे में मे बी मैडम का सेशन खत्म हो सकता है। तो पहला तो अपना मॉर्निंग में योगा सेशन रहेगा रूटीन, और फिर 11 से 11:30 मैं अभी मैडम से पूछती हूँ, अगर उनको टाइम जमता है तो 11 से 11:30 मैडम का जो बचा हुआ लेक्चर है वो मैडम कवर कंप्लीट कर लेंगे। एंड देन डायरेक्टली वी विल प्रोसीड विथ अवर मूडल साइट क्रिएशन एंड ऑनलाइन कोर्स क्रिएशन। ठीक है, और उसके बाद वो अपना रूटीन चलेगा, बीच में लंच ब्रेक रहेगा एंड अगेन वी विल कंटिन्यू विद द सेम सेशन। और कल के जो सेमिनार है वो जैसे मैंने कल इंस्ट्रक्शंस दिए वो 15 को हमने आगे शिफ्ट कर दिए हैं। तो कल का पूरा दिन हम लोग आईसीटी वाला पार्ट पढ़ेंगे। तो ध्यान में रखिए आप लैपटॉप या तो डेस्कटॉप से कल ज्वाइन करिएगा। मतलब अगर आपने कुछ चीज़ें आपको नहीं समझती है या तो कहीं पे आप रुक जाते हैं तो उसी वक्त तुरंत आप अपनी स्क्रीन शेयर करके वो प्रॉब्लम आपका मैं सॉल्व कर दूंगी। मैम तो वन आर यू मोर ऑल? थिंग। यस बोलिए। मैम ये जो एग्जाम होगा लास्ट डे, तो जितने सारे